हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएचआर ग्लोबल इंडिया पर। आज हम डीईसीई की बुक नंबर 2 की यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। तो सबसे पहले हम उसके अंदर बात करने वाले हैं भोजन के बारे में। तो भोजन का एक परिचय सामान्य सा है जो हम सभी जानते हैं। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन की उचित मात्रा हमको स्वस्थ रखने के लिए कैपेबल होती है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर आज अपन बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि भोजन मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है तथा यह इसका भरण पोषण करती है और मनुष्य को जीवित रखने में सक्षम है। साथ ही साथ में स्वस्थ रहने के लिए हमारा यह आवश्यक है कि भोजन उचित मात्रा में हम ग्रहण करें। इसके बाद में बात करते हैं मनुष्य का जो शरीर है जिस प्रकार का भोजन का उपयोग करता है उसे हम पोषण कहते हैं, पोषण, न्यूट्रिशन। यहाँ पर पोषण के अंदर बात कर सकते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, इन सभी का अगर संतुलन होगा तो वह भोजन हमारे लिए एक जड़ी बूटी से कम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पोषण के अंतर्गत हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए क्या और कितना, जैसा कि आपको बताया कि एक संतुलित आहार होना चाहिए हमारे पास में। साथ ही में विभिन्न अवस्थाओं में कितनी मात्रा में कौन सा भोजन खाया जाना चाहिए तथा नहीं खाया जाना चाहिए, इसके बारे में हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक, भोजन और उसके कार्य। भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं? भोजन के कार्य आपके पास में है वे खाद्य पदार्थ जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं और स्वस्थ रखते हैं। और क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, भोजन कहलाते हैं। और भोजन से प्राप्त होने वाले अनिवार्य पदार्थ पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन्स आप सभी जानते हो, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना। विटामिन 1, 2, विटामिन B12, विटामिन डी जो कि आपको सनलाइट से मिलता है, इन सभी के बारे में। भोजन के कार्य क्या है? भोजन के कार्य ये है कि आपके पास में 40 प्लस जो पोषक तत्व है, जिसमें से जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिसमें से एक जल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल ही जीवन का आधार है ना। तो जल जो है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, 40 प्लस पोषक तत्व जिसमें जल भी शामिल है, ये सारे के सारे मिलकर के हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियात्मक कार्य प्रणालियां हैं, साथ ही साथ में आपके पास में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो कार्य है उन सभी को पूर्ण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शारीरिक क्रियात्मक कार्य प्रणाली, हम जितनी भी शारीरिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती है। साथ ही साथ में सामाजिक, हम अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, है ना, परिवार के सदस्य साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, ये एक सामाजिक इसका कार्य हो सकता है। ठीक है। साथ ही साथ में मनोवैज्ञानिक, आप पार्टी में, फंक्शन में जा रहे हो, शामिल हो रहे हो, लोगों से घुल मिल रहे हो, ये सभी कार्य प्रणालियां इसके अंतर्गत आती है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर क्रियात्मक कार्य, आप ध्यान से देखिएगा। कार्बोज, वही कार्बोहाइड्रेट, वसा मनुष्य को विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। बेसिक यही है, कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। जैसे चीनी है, चीनी को आपने खाया, चीनी में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होगी एक टाइप से, तो वो तुरंत आपके लसिका द्वारा अवशोषित, मतलब विभिन्न जितनी भी आपके पास में केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है जीवा के अंदर, उन सब के द्वारा उसको ब्लड में डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर शरीर की जो भी वृद्धि और विकास होता है और मरम्मत जैसे कार्यों के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? जितनी भी प्रकार की जो दालें होती है, दलहन होता है ना, वहां से आपको प्रोटीन मिलता है।
साथ ही साथ में बीमारियों से सुरक्षा तथा संक्रमण से बचाव के लिए शरीर के तंत्रों के समुचित कार्य करने के लिए भोजन की भूमिका अभिन्न है या महत्वपूर्ण है। ये हमने बात की थी, भोजन ही हमारी शरीर को चलाता है। और कैसा भोजन? संतुलित भोजन। कैसा भोजन? संतुलित भोजन। ओके, आगे बात करते हैं। मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं, शरीर के तापमान, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, दिल का धड़कना, साथ ही साथ में मांसपेशियों का, अब जैसे मैंने हाथ यूं किया, यहाँ पर मांसपेशियां फैली, ठीक है, जैसे ही हाथ को यूं किया मांसपेशियां सिकुड़ गई। तो जो भी मांसपेशियां मसल्स से रिलेटेड चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सभी के सभी मांसपेशियों के कार्य। इन सभी मांसपेशियों में उपस्थित जो कोशिका है, सेल है, उस सेल तक ग्लूकोज के रूप में आपका भोजन पहुंचता है, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। बात करेंगे इसकी डिटेल में। सुचारू रूप से संचालन के लिए भोजन में पाए जाने वाले खनिज लवण, खनिज लवण क्या होते हैं आपके पास में? एक टाइप से पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व किस टाइप के होंगे? जैसे सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, आपके पास में लेट, मैग्नीशियम, है ना, फेरस, आयरन बोलते हैं ना, आयरन की कमी हो गई ब्लड, है ना, तो आयरन जो कि आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, ये सब बातें। तो पोषक खनिज लवण और विटामिन की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है। सामाजिक कार्य, जैसा कि आपको बताया था कि भोजन को ग्रहण करने के लिए सामाजिक महत्व है। कैसा? हम अन्य व्यक्तियों, पार्टियों में जाते हैं, खाना खाने में जाते हैं, तो उसी टाइप से भोजन करने का तात्पर्य हम सामाजिक स्वीकार्यता जो है भोजन की है। साथ ही में विशेष पर्वों पर, उत्सवों पर पकवान बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। घर पे हमने किसी को बुलाया, हमने किसी को न्योता दिया, है ना, कि आप आइए। उससे क्या है? एक सामाजिक बंधन जो होता है, सामाजिक जो हमारा हस्तक्षेप, एक टाइप से हस्तक्षेप या बोल सकते हैं सामाजिक सुदृढ़ता जो है वो अपनी मजबूत होती है। एक दूसरे से मिलते हैं इसी बहाने। और विशिष्ट खाद्य पदार्थों का प्रयोग हम पूजा स्थलों पर देवी देवताओं को भेंट करने के लिए किया जाता है। फल फ्रूट्स वगैरह अपन डालते हैं, फल फ्रूट, है ना, देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। मेवे, तो इन सभी का विशेष व्यंजन। मेवा अपन डेली तो नहीं खाते, है ना, हम कभी कभी उसकी कुछ क्वांटिटी, जैसा बात की गई संतुलित, अगर उसकी अधिकता हो जाए तो एक टाइप से ब्लड शुगर वगैरह, क्योंकि एक टाइप से वो मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर उसका अगर थोड़ा बहुत भी सेवन अपन करते हैं तो उसमें एनर्जी खूब ज़्यादा होती है, ज़्यादा कैलोरीज होती है उसके अंदर। वापस मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य है कि यहाँ पर हम भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, जैसे सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन प्राप्त करने हेतु भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ में अन्य लोगों के साथ में भोजन खाने से मित्रता, स्वीकृति प्रगाढ़ होती है। जैसा याद करते हैं अपने स्कूल के दिनों में, हम अपने स्कूल के दिनों में हमारे दोस्तों के साथ लंच शेयर करते थे, है ना, कोई और दूसरा आता था तो उसके साथ में एक अनकंफर्टेबल फील करते थे। जो हमको अपना लगता था या हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है या अच्छा दोस्त होता है, उसके साथ में हम लंच शेयर करते थे। या किसी को दोस्त बनाना है तो भी हम उसके साथ में कोई ना कोई चीज़, उसको टॉफ़ी दी, चॉकलेट दी, मतलब ओवरऑल एक किसी भी संबंध को शुरू कर रहे हैं तो ओवरऑल आप बोल सकते हो इससे मित्रता और स्वीकृति जो है प्रगाढ़ होती है। प्रगाढ़ मतलब मजबूत होती है। बहुधा भोजन को अच्छे कार्य के लिए इनाम के रूप में भी कार्य करता है ना। तो हमारे यहाँ खाना खाने आना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तुझे पार्टी दूंगा, ठीक है, हम दोनों ये काम करेंगे तो हम पार्टी देंगे। कई बार अपने मम्मी पापा बोल देते हैं अच्छे नंबर आएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तुझे पार्टी देंगे, ये करेंगे। तो ओवरऑल तुम्हारा बर्थडे होता है ना, आप लोगों का क्या होता है, बर्थडे होता है तो घर में एक विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तो यही सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में हमने बात की सामाजिक कार्य, शरीर क्रियात्मक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो इसके कितने कार्य हैं बेटा? 3 कार्य। फर्स्ट आप बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते रहिएगा क्योंकि ये नोट्स जो है ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे और अच्छे से इनको कीजिए। नेक्स्ट पोषण का अर्थ। पोषण क्या है? पोषण जो है भोजन को ग्रहण करने के पश्चात विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है जिसे पोषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने भोजन खाया,
भोजन ग्रहण किया, उसको हमने चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया, लार लसिका से उसको क्या लसलसा बना दिया जाता है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। वो आहार नाल से होता हुआ कहाँ तक जाता है, हमारे आमाशय तक जाता है, ठीक है। आमाशय में जानने के बाद में वहाँ पर जठर रस उसके ऊपर कार्य करता है, उसमें से सभी पोषक तत्वों को अलग करने का कार्य करेगा, अच्छे से उसको सड़ाएगा, गलाएगा, वहाँ से जो भी पोषक तत्व हैं वो अलग हो जाएंगे और बड़ी आंत छोटी आंत के थ्रू, है ना, छोटी आंत और फिर बड़ी आंत के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, पूरा का पूरा अवशोषित किया जाता है उसमें से पोषक पदार्थों को। बीच में ही एक अग्नाशय होता है, यकृत जिसको बोलते हैं, वो भी एक टाइप का रस स्रावित करता है जिससे कि जो एसिडिक मीडियम हो रखा है उसको बैलेंस किया जाए। आगे वाली यूनिटों के अंदर अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में, और तो 10th क्लास में भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा शायद इसे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, भोजन को ग्रहण करने के बाद में विभिन्न प्रक्रियाएं होती है, भोजन को पचाया जाता है और उससे जितने भी उपयोगी पदार्थ हो उन सभी को अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करके उनका यूज अपना शरीर करता है, और जो अतिरिक्त वेस्टेज जो होता है उसे शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट, यह एक नई विचारधारा है जिसका जन्म मूलतः शरीर विज्ञान और रसायन विज्ञान से हुआ है। नॉर्मल सी बात है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना। आहार तत्वों द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, अध्ययन और विश्लेषण इसका मुख्य विषय है। यह उस क्रिया को बताता है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण कर, पचाकर, अवशोषित कर, ध्यान से सुनना, भोजन ग्रहण किया जाता है, पचाया जाता है, अवशोषित किया जाता है, जैसा कि अभी अपन बात कर ही रहे थे। साथ ही साथ में शरीर में उसका वितरण कर दिया जाता है। अवशोषित करके क्या किया जाता है, पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू वितरण कर दिया जाता है, सारी की सारी कोशिकाओं तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तभी हाथ काम कर रहा है, पलकें झपक रही है ना, बोला जा रहा है, मुंह की मांसपेशियां, हाथ की मांसपेशियां चले रहे हैं अपन साथ साथ में, तो ये सारी की सारी मांसपेशियां एक साथ में कार्य कर रही है, उससे शरीर में समावेशित करता है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। ये बातें हमने की अभी अभी। इतना ही नहीं, पोषण का संबंध भोजन व उसके सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से भी है। सिंपल सी बात है, अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट, क्रिया क्या बोला जा रहा है, पोषक तत्व, क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। मतलब पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया, आपस में क्या क्रिया है और इनका संतुलन किस टाइप से है। मनुष्य के शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में आवश्यक होता है। मनुष्य शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में आवश्यक होता है। अगर बात की जाए यहाँ पर स्थूल पोषक तत्व, कैसे स्थूल पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, स्टार लगा लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, ये मेन है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, वसा स्टोरेज एनर्जी होती है, एक टाइप से फैट होता है ना जो, वसा। और आपके पास में है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, मसल्स को क्या करता है, निर्माण करता है, मसल्स को बनाता है। और जल, जल तो अभिन्न अंग है। आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, एक तो स्थूल पोषक तत्व होते हैं, ध्यान से करना, स्थूल होते हैं। दूसरे होते हैं तुम्हारे पास में सूक्ष्म। कौन से होते हैं बेटा, सूक्ष्म। स्थूल पोषक तत्व और कौन कौन से होते हैं, स्थूल पोषक तत्व, जैसे कि विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण हमने बात की थी, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन है और खनिज लवण है। खनिज लवण में सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम आ गया, फेरस आ गया, आप टाइप से। तो विभिन्न टाइप के मोलिब्लिटिनम, है ना, विभिन्न टाइप से आप पोषक तत्वों को लेते हो। फेरस पहले लोहे की कढ़ाई के अंदर हलवा वगैरह में बनाया जाता था, क्यों, आयरन, उसमें बनाएंगे तो कुछ 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 पार्टिकल्स साथ में चले जाते थे। स्टील आ गया, रिप्लेसमेंट आ गया, है ना। तो काफ़ी चीज़ें बदली है पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी चीज़ें बदली है। पहले मिट्टी के बर्तनों पर ज़्यादा यूज़ होता था, मिट्टी की बर्तनों का ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। अभी भी मटका जो है वो रिप्लेस हो चुका है आरओ से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे सामान्य जनजीवन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है टाइम के साथ साथ। आइए बात करते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व का विशिष्ट महत्व होता है।
हाँ भाई साहब, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का यूज़ करते हैं, नमक NaCl है ना, Na सोडियम क्लोराइड, फेरस आयरन, आयरन कब होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर आयरन होता है तो उससे ब्लड बनता है। तो हर एक पोषक तत्व का अपना 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 अपना, खनिज लवण का, विटामिन का अपना अपना, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, आंखें संबंधी रोग हो जाते हैं, है ना। तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग जो है अपने आप का यूज होता है। ओके, किन्हीं दो पोषक तत्वों के बीच में अंतर क्रिया विशिष्ट शारीरिक अंग की सामान्य वृद्धि और सामान्य संरचना और कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। कोई भी दो पोषक तत्व है उनके बीच की अंतर क्रिया शारीरिक अंग सामान्य वृद्धि, शारीरिक अंगों की सामान्य वृद्धि और सामान्य संरचना तथा कार्यों को बनाए रखने के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार पोषक तत्वों की जो मात्रा है इनके बीच में संतुलन होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा। शुरुआत में हमने फर्स्ट बात यही की थी कि हर चीज़ में संतुलन होना आवश्यक है। ठीक है, उदाहरण के लिए अत्यधिक फास्फोरस से शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को प्रतिबंधित करता है, जिससे हड्डियों और दांतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम से क्या बनी होती है, अपनी हड्डियां बनी होती है। अगर हम ज़्यादा फास्फोरस का यूज़ करेंगे तो कैल्शियम का जो अवशोषण है, कैल्शियम खनिज लवण का अवशोषण जो है कहाँ से, भोजन के थ्रू, भोजन हमने ग्रहण किया उसमें जो कैल्शियम है उसका अवशोषण बॉडी नहीं कर पाएगी जितना करना होगा उसे, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे कि हड्डियों और दांतों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ में आवश्यक है कि सभी पोषक तत्व सही मात्रा में और सही अनुपात में ग्रहण किए जाएं। इसीलिए तो हमने टॉपिक का नाम क्या लिखा था, क्रिया, अंतर क्रिया और संतुलन। ओके, नेक्स्ट अगली बात करते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास में, शरीर द्वारा भोजन को पोषक तत्वों का उपयोग कैसे किया जाता है। मुंह से हम उसको खाते हैं, आहार नाल से होता हुआ एक पूरी की पूरी घुमावदार और कुंडली नुमा संरचना में जाता है, जिसमें आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके ऊपर यकृत, ये सभी होते हैं। अभी अभी हमने बात की थी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम वही डायग्राम है जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, जीवा द्वारा इसको लसलसा बना दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ में मुख ग्रसिका, ये जो आहार नाल है यही ग्रसिका है, इससे भोजन जाएगा, कहाँ जाएगा, भोजन जाएगा हमारे आमाशय में। भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में। आमाशय में जो है वो मीडियम कैसा होता है, आमाशय में जो मीडियम होता है वो आपका एक टाइप से अम्लीय माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, अम्लीय, क्योंकि यहाँ पर कौन सा, जठर रस काम कर रहा होता है, जठर रस। अब ये जठर रस क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है एक टाइप से। ठीक है, और ये जो आहार आमाशय है, जेनुमा संरचना, इस पे इस टाइप की श्लेष्माएं होती है। ठीक है, इसमें भोजन को सड़ाया गलाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर एक छतरीनुमा संरचना है जिसको आप यकृत के नाम से जानते हो, है ना, जिगर। क्या है ये, जिगर। ओके, जिगर दिल नहीं होता, जिगर एक्चुअली में ये होता है। तो यकृत क्या करता है, इस एसिडिक मीडियम को यहाँ से बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक कंपोनेंट्स है वो रिलीज होते हैं, बेसिक रस जो होता है वो रिलीज करता है, जिससे एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाता है, ताकि आगे जो ये बड़ी आंत और छोटी आंत है इसके अंदर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आए। और भोजन यहाँ के थ्रू होता हुआ छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में प्रवेश करता है, और जिसमें सभी पोषक तत्वों का लगभग अप्रोक्सीमेट पूर्णतः अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब जो है उसको कर लिया जाएगा, और जो बचा हुआ है जिसमें अब किसी भी टाइप का पोषक पदार्थ नहीं है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, हम मल द्वारा त्याग देते हैं। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा एक पाचन की क्रिया है। ये क्या क्या है, पूरी की पूरी पाचन की प्रक्रिया, जिसको हमने अच्छे से समझा था। आगे बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और हम इसके बारे में आगे पूरी बात करते हैं कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट, पोषण के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आर्थिक पहलू क्या क्या है। खान पान के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होने चाहिए, खान पान की मनोवृत्ति को दर्शाने वाले पहलू होने चाहिए। भोजन के आर्थिक पहलू प्रमुख है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले खान पान के सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होता है। ये वेदों के अनुसार, वेदों में क्या लिखा हुआ है
तामसिक भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है। कैसे कैसे भोजन होते हैं? तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, है ना। सात्विक भोजन के थ्रू इंसान की जो प्रवृत्ति है वो शांत टाइप के नेचर में रहेगा। तमोगुण से क्या होता है? थोड़ा सा क्रोधी टाइप से, इस टाइप से मनुष्य जो है वो होने लगता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार अलग अलग भोजन के प्रकार बताए गए हैं, उनके उपयोग बताए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं। सात्विक भोजन होता है, राजसी भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है। और भोजन की स्वीकृति के लिए शरीर द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग के अतिरिक्त सामुदायिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साधु महात्मा जैसे लोग होते हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो दूसरा, राजसी भोजन एकदम अच्छे से, क्या बोल सकते हो आप, उसके अंदर सभी टाइप की चीज़ें इंक्लूड होती है। राजसी भोजन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, कम क्वांटिटी के अंदर ली जाती है, राजसी भोजन। तमस गुण, तामसिक भोजन, जिसके अंदर आपके पास में नॉन वेज या फिर आप बोल सकते हो कि मांसाहारी प्रवृत्ति टाइप की जितनी भी सभी चीज़ें आ जाएगी वो सारी की सारी तामसिक भोजन के अंदर आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है मैंने। खान पान की मनोवृत्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वेजिटेरियन खान पान के अकॉर्डिंग भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित होती है। ठीक है, तो लोगों के विचार द्वारा चुने गए भोजन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा भोजन तथा कितनी मात्रा में ग्रहण किया जाना चाहिए। ये है भोजन की मनोवृत्ति। दूसरा, भोजन के आर्थिक पहलू। अब यहाँ पर आता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भोजन खा सकता है और भोजन के ऊपर कितना जो पैसा है वो खर्च कर सकता है। कई बार हमें ये बात पता होती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इतने रुपए की नहीं है, हमें पता होता है कि इसका प्राइस जो है वो कम है, तो हम उसके लिए ज़्यादा पे क्यों करें। तो हम ऐसी जगह जानने से रुकते हैं कि जहाँ पर उस सेम चीज़ का ही प्राइस दोनों ए और बी जगह दोनों जगह सेम चीज़ मिल रही है, टेस्ट भी उनका सेम है, बस इसके पास ब्रांड नेम है, इसके पास ब्रांड नेम नहीं है। तो एक टाइप से आप इसके ऊपर, भोजन के ऊपर कितना खर्च करोगे वो आपके आर्थिक पहलू पर डिपेंड करेगा, और मनोवृत्ति पर भी एक टाइप से कि आपकी मनस्थिति क्या है, आप अपने आप को किस टाइप से शो ऑफ करना चाहते हो, या मतलब बहुत सारे कारक हैं, सबके अपने अपने उसके ऊपर विचार हो सकते हैं। तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कितना वो खा सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो भोजन पर कितना पैसा खर्च कर सकता है। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अत्यंत निर्धन लोगों एवं परिवारों तक अनाज मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा है। आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में या उसके जस्ट बाद में सरकार, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, उसके द्वारा आपके पास में, आसपास में आप देखते हो कि भोजन को यहाँ पर बहुत ही कम दर पर उपलब्ध करवाया गया है। उचित मूल्य की दुकानों पर भोजन को मुफ्त जो है वो भी वितरित किया गया है। ये सब बातें डिपेंड करती है यहाँ पर। यद्यपि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनाज के इर्द गिर्द लक्षित है, तथापि ये सुनिश्चित करना जाना कठिन है कि लाभार्थियों को वास्तव में इसका लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं। कई बार इसके अंदर कुछ घोटाला टाइप भी हो जाता है कि एक्चुअली में जिसको नीड है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वहां तक वो भोजन वितरित हो रहा है या नहीं, इसे सुनिश्चित करना थोड़ा सा मुश्किल है। साथ ही में आवश्यकताओं के अनुरूप कितनी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है और सभी वर्गों के लोगों तक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राशन की दुकान, जैसे उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, राशन की दुकान अपन बोलते हैं, उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, उनकी संख्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपयुक्तता आदि से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर जो है करना यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इन सब क्वेश्चनों के जो अनुसार कि उनकी संख्या कितनी है, लोगों तक पहुँच रहा है क्या, वो जो कार्य प्रणाली है, पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिज्म है, वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक भोजन पहुँच रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट,
पोषण और स्वास्थ्य में अंतर संबंध। पोषण और स्वास्थ्य में क्या अंतर संबंध हो सकता है कि भोजन और स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट संबंध है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण आवश्यक है। स्वास्थ्य अच्छा होगा मतलब पोषण अच्छा चाहिए, है ना। नेक्स्ट, आजीवन स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन उचित मात्रा में लेना चाहिए। अगर संतुलित नहीं है, असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। बार बार अनेक टाइप की बीमारियां जो है वो किसी न किसी तरीके से लगेगी। कई बार हमें ये पता भी नहीं होता कि हम बीमार हैं या नहीं। नेक्स्ट, यदि भोजन को संतुलित और उचित मात्रा में नहीं होगा तो इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से बच्चे अपनी आंखों में ज्योति खो देते हैं। बात की थी अलग अलग विटामिन से अलग अलग रोग हो जाते हैं, ये तो एक उदाहरण दिया आपको। रतौंधी रोग हो जाता है, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। नेक्स्ट, यदि भोजन को उचित मात्रा में और संतुलित मात्रा में नहीं किया जाए तो पोषक तत्व की अधिकता या कमी हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, फास्फोरस की अधिकता की वजह से कैल्शियम का अवशोषण जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज की अधिकता दूसरे को प्रभावित करेगी और दूसरे की वजह से, दूसरे पोषक तत्व की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न टाइप की बीमारियां जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है, जिसका हमें पता भी नहीं लगता। अब कुपोषण। कुपोषण शरीर की वह अवस्था होती है जिसमें विभिन्न टाइप के जो भी भोज्य पदार्थ है या फिर जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ है वो पूरे नहीं हो पाए। उसकी वजह से कुपोषण का शिकार हो सकता है कोई भी। यहाँ पर जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अधिकता हो जाती है और असंतुलन। ध्यान से सुनना, या तो कमी होगी या अधिकता होगी। किसी की अधिकता होगी तो किसी की कमी होगी, ये रेसिप्रोकल चलेगा एक दूसरे के साथ। मान लो एक पोषक पदार्थ ए है वो अगर बढ़ चुका है तो बी पोषक पदार्थ कम होगा, बी की कमी की वजह से कोई ना कोई रोग जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, और असंतुलन, संतुलन नहीं है तो वो यही होगा रीजन। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए भारत में जितनी भी गर्भवती स्त्रियां हैं और उनके बच्चों में एनीमिया कुपोषण का उदाहरण है। एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो स्तर है यानी लाल रंग देने वाले वर्ण जो है वो कम हो जाते हैं और जिसका लक्षण है चक्कर आना, सांस फूल जाना, थकावट रहना, नींद न आना, भूख कम होना। इसके अतिरिक्त जो पोषण है किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुछ भी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कुपोषण का ही एक टाइप से उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिल नहीं रहा इसीलिए कुपोषण होगा। हाँ, ऐसा जरूर है अगर असंतुलित है, संतुलन नहीं है तो भी कुपोषण हो सकता है। पोषण स्तर, किसी भी व्यक्ति का भोजन तथा पोषक तत्वों को ग्रहण करने में उस व्यक्ति के शरीर द्वारा उन पोषक तत्वों का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की स्वास्थ्य की जो स्थिति बनती है उसे पोषण स्तर कहते हैं। मतलब भोजन द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करने और शरीर द्वारा उन पोषक तत्वों का उपयोग के परिणाम स्वरूप उससे उसकी जो स्वास्थ्य स्थिति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। हमने कोई खाना खाया, उससे संतुलित मात्रा में है, शरीर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या रहेगी, उसके स्तर को बताती है। पोषक तत्व न तो ज़्यादा, वही संतुलित होना चाहिए। स्वास्थ्य के ऊपर गहरा संबंध होता है। क्या क्या होता है, उस व्यक्ति को वर्तमान में क्या बीमारी है, बीमारी के लक्षण कई बार दिखाई नहीं देते, फिर भी कुछ ना कुछ जो है उसमें बीमारी होती है। साथ ही साथ में व्यक्ति के रक्त में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है या भूतकाल में उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हुई थी, इसके बारे में बात की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी ग्रहण नहीं करता है तो उसके रक्त में विटामिन सी की कमी हो जाती है। सिंपल सी बात है, विटामिन सी की कमी हो जाएगी। इससे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से रक्त का बहना आदि। ये सारी की सारी विटामिन सी की कमी से होगा। नेक्स्ट, तो आप सभी लोग इन सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अच्छे से इनको पढ़ते रहिए। नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप के अंदर अच्छे से बताए गए हैं और उनकी पूर्णतः व्याख्या जो है वो आपके सामने की गई है। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास में है कुपोषण और संक्रमण में अंतर संबंध।
कुपोषण और संक्रमण में अंतर संबंध को आप इस टाइप से देख सकते हो कि इनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। कैसे कि पहला तो है आपके पास में कुपोषण। कुपोषण की वजह से बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और संक्रमित हो जाती है बार बार बीमार पड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर कुपोषण का सामान्य अर्थ है पोषण की कमी, और पोषण की कमी से क्या होता है, संक्रमण होता है। और अक्सर जो बच्चे हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और कई बार संक्रमण जैसे अतिसार, खसरा और कुपोषण भी उसके अंदर हो जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि संक्रमण और कुपोषण के बीच में एक दुष्चक्र जो है वो बना हुआ है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कुपोषण की वजह से संक्रमण होता है, संक्रमण की वजह से बीमारी होती है, बीमार पड़ जाता है, और बीमारी की वजह से वापस जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप से कुपोषण से बीमार होता है, कुपोषण से बीमार होगा और बीमारी की वजह से क्या होगा बेटा, संक्रमित हो जाता है। कुपोषण से बीमार हो जाएगा, बीमारी की वजह से संक्रमण हो जाएगा, और संक्रमण होगा तो वापस उसको भूख वगैरह कम लगेगी, और भूख वगैरह कम लगेगी तो फिर से क्या हो जाएगा बेटा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इस व्यक्ति के अंदर ये जो दोनों चक्र है ये एक साथ में चलते रहते हैं। साथ ही साथ में संक्रमण के कारण शिशु को भूख लगना कम हो जाती है, इससे कम मात्रा में दूध का सेवन करता है, परिणाम स्वरूप उसके शरीर के अंदर पोषण का जो स्तर है वो कम हो जाता है। और जब पोषण का स्तर कम हो जाएगा तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडीज है वो बननी कम स्टार्ट हो जाएगी, और वो जब नहीं बनेगी तो वो इस चक्र के अंदर बच्चा जो है वो फंस जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें कुपोषण और संक्रमण पर प्रभाव, कुछ कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव, तो कुपोषण से जो आपके पास में ग्रसित व्यक्ति है उसके अंदर वो संक्रमण के प्रभाव में जल्दी आ जाता है, और उसके कारक क्या क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगा, मतलब एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। रोगाणुओं से लड़ने में जो भी आपके पास में जितने भी अलग अलग टाइप के रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो होंगे उनसे लड़ने में शरीर जो है वो इतना प्रभावी नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ में त्वचा और उत्तक और श्लेष्मा झिल्ली जो है वो उनकी सुदृढ़ता पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो प्रभावशाली जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और संक्रमण की वजह से कुपोषण और कृमि घर्षण, आप बोल सकते हो पाचन तंत्र की जो मांसपेशियां हैं उनकी गतिशीलता कम हो जाने से जो भी आपके कृमि वगैरह है, कृमि कारक, वो बहुगुणित होने के लिए सहायक होता है। मतलब पाचन तंत्र कमजोर होगा तो जो भी भोजन के साथ में कुछ एक आप बोल सकते हो रोगाणु वगैरह या फिर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं जो कि आमाशय के अंदर नष्ट कर दिए जाते हैं जठर अम्ल के द्वारा, वो सभी पनपने लग जाएंगे, उसकी वजह से दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुपोषण के कारण संक्रमण की गंभीरता बढ़ जाती है, और संक्रमण के कारण भी कुपोषण की संभावना बढ़ जाती है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था कि एक चक्र जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट, संक्रमण के पोषणात्मक स्तर पर प्रभाव क्या है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में पोषण का स्तर जो है वो ऐसी स्थिति है जिससे उसका शरीर बिना खाए गए भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग करता है, और जब वो पोषक तत्वों का उपयोग करेगा, और वो क्या करेगा, पोषक तत्वों का उपयोग करेगा, एक सेकेंड, जब पोषक तत्वों का उपयोग किया जाएगा तो आप ये बात कर सकते हो कि भोजन को पोषण के स्तर पर स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है जिस पर शरीर बिना खाए भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग करता ही है, और भोजन को ग्रहण करने पर संक्रमण का प्रभाव जो है वो विभिन्न तरीकों से पड़ता है। कैसे, भोजन के अंतर्ग्रहण में कमी, जिसकी वजह से प्रतिजैविक दवाइयाँ, जेनेरिक मेडिसिन्स जो है उनके प्रभाव से भूख का कम होना, तथा भूख की कमी के चलते भोजन के अंतर्ग्रहण की कमी होना सामान्य है। साथ ही में पोषक तत्वों का अवशोषण पर अगर प्रभाव पड़ेगा तो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा तो उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, उसकी कमी की वजह से विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ में प्रोटीन की क्षति मतलब वो संक्रमण जब हो जाता है तो ज्वर मतलब आप बोल सकते हो बुखार हो चुका है, फीवर हो चुका है,
फीवर की वजह से पोषक तत्व निकल जाते हैं और जिसके कारण प्रोटीन की जो है वो हानि होती है। अब प्रोटीन की हानि होगी तो अपेक्षाकृत निर्धन परिवारों के बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर संक्रमण के प्रभाव से अधिक गंभीर होते हैं, क्योंकि उन्हें प्राप्त होने वाला आहार अपर्याप्त होता है, उसमें एक टाइप से प्रोटीन की कमी होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की क्या रहेगी? कमी। इसी वजह से नेक्स्ट, आमतौर पर अतिसार व खसरा दो प्रकार के संक्रमण रोगों में पाए जाते हैं। खसरे में अपर्याप्त आहार लेने के कारण शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, एब्जॉर्ब जो है वो कोशिकाएं कर नहीं पाती, और विटामिन ए की कमी हो जाती है। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा? खसरे के अंदर दस्त लगना, कमजोरी, दुर्बलता, भूख और वजन कम होने लगता है किसी भी बच्चे के अंदर। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं और पोषण का स्तर कम हो जाता है। और इसी वजह से जैसे जैसे उसके शरीर में दस्त लगने की वजह से विभिन्न पोषक तत्व जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जैसे खनिज लवणों की कमी हो जाती है, और इनकी जब कमी हो जाएगी तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, और निर्जलीकरण से बच्चे की जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाती है। मृत्यु दर मतलब यहाँ पर उनका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो है प्रमुख कारक आपके सामने है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के, इन नोट्स के बेस पर आप आंसर देना कोशिश कीजिएगा। और ये यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी हुई है, यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दी हुई है, इस केस स्टडी को आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार से मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में इसी खंड की दूसरी यूनिट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए।